हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। प्यारे दोस्तों, यूजीसी नेट जनवरी 2025 एग्जामिनेशन के जो सवाल है उन पे आपके साथ चर्चा चल रही है। एंड यहाँ पे आज का जो टॉपिक हम पिकअप करने वाले हैं वो इंटरनेशनल बिजनेस का है। कॉमर्स और मैनेजमेंट में जो भी सवाल पूछे गए थे इंटरनेशनल बिजनेस से वो आपके साथ आज डिस्कस होंगे। स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आइए फटाफट से इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। एंड प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले एक बार आपको वेब स्टडी क्लासेस के जो डिफरेंट कोर्सेज है उनके बारे में भी बता देते हैं। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट कॉमर्स या फिर मैनेजमेंट की, तो आपकी पढ़ाई और आपकी प्रैक्टिस दोनों का ख्याल रखा जाएगा। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कोर्स चाहिए वो चेकआउट कर सकते हो, प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज चाहिए वो भी ले सकते हो। और अगर आपको सब कुछ चाहिए, पीवाई क्या टेस्ट सीरीज, आपको डिटेल में क्लासेस भी चाहिए, तो सारी चीजें आपको मास्टर कोर्स के अंदर मिल जाएंगी। इन सभी कोर्सेज की डिटेल्स आपको एवर स्टडी क्लासेस की ऐप या फिर वेबसाइट पे मिल जाएगी। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिचुएशन ऑफ एडवर्स बैलेंस ऑफ ट्रेड। सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि आपका जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है और बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ये दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट की अगर हम बात करते हैं, दिस इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, वेरी ब्रॉड। बैलेंस ऑफ ट्रेड का स्कोप थोड़ा नैरो रहता है, क्योंकि यहाँ पे हम केवल एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स की बात करते हैं कि एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स का डिफरेंस क्या है। यानी कि हमारा अगर एक्सपोर्ट्स ज्यादा हैं इंपोर्ट्स से, तो हम कहते हैं कि हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है डेट इज फेवरेबल। बट अगर हमारे एक्सपोर्ट्स कम हैं और इंपोर्ट्स ज्यादा है, तो हमारा ये सिचुएशन बन जाता है एडवर्स का। और अगर आप यहाँ पे ऑप्शंस को रीड करेंगे, तो क्लियरली हमें ऑप्शन नंबर 1 में ये चीज बोली हुई है, इंपोर्ट्स आर मोर देन एक्सपोर्ट्स, और ये चीज हमारी एडवर्स बैलेंस ऑफ ट्रेड को डिनोट करती है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड इज जस्ट अ कंपोनेंट ऑफ द ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसमें आपका बहुत सारी चीजें और आ जाती हैं। आपकी करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट की सभी ट्रांजेक्शन्स बैलेंस ऑफ पेमेंट में आ जाती हैं। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है जी, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट केम इन टू फोर्स फर्स्ट ऑन। तो हमारा जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन कानून है, आप आज की डेट में तो जानते हैं हमारे पास नया कानून आ चुका है 2019 वाला। बट ये वाला जो सवाल है वो नए कानून पे नहीं है, ये आपका जो पुराना कानून है 1986 वाला, उसके ऊपर ये सवाल है। अब ये 1986 वाला कानून कौन सी डेट से इनफोर्स हुआ था, ये चीज आपसे पूछी जा रही है। तो बहुत ज्यादा फैक्चुअल सवाल है, जिसने याद किया हुआ है शायद उसी को आंसर याद होगा इसका। एंड यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस पे नजर डालेंगे, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 का है। 24 दिसंबर 1986 हमारी डेट है जब से ये इन्फोर्स हुआ था। और ये वाली जो डेट है प्यारे दोस्तों, क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इस दिन हमारा नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे जो है वो भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये भी चीज आपको जाननी जरूरी है जी। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है, मैच द फॉलोइंग का लिस्ट 1 और लिस्ट 2 हमें दे दी है जी। लिस्ट 1 में आपके पास कुछ थ्योरीज हैं और ये थ्योरीज हमारी जुड़ी हैं इंटरनेशनल ट्रेड से। और लिस्ट 2 में है ऑथर्स, यानी कि ये थ्योरी किसने दी, ये बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हमें दे रखी है जी थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज। ये जो थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज है दोस्तों, ये हमें दी है डेविड रिकार्डो ने, और इसीलिए आप इसे सेकंड से मैच कर लेंगे। इसके बाद आती है थ्योरी ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की जो थ्योरी है वो बेसिकली बताती है कि अगर आप एक चीज की बजाय दूसरी चीज को प्रोड्यूस करने वाले हैं, तो कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपका जरूर होगा पहली चीज को ना प्रोड्यूस करने का। तो ये वाली चीज आपकी इस थ्योरी में आती है, और ये थ्योरी हमारी जो जुड़ी है ये हेबरलर से जुड़ी है, और आप इसे 3 से मैच कर लेंगे। थ्योरी ऑफ फैक्टर एंडाउमेंट, इसको तो आप अच्छे से समझते होंगे जी। इसे यहाँ पे हेक्सर ऑलिन ने दिया था। हेक्सर ऑलिन ने बात करी थी थ्योरी ऑफ फैक्टर एंडाउमेंट्स की, कि जिस कंट्री के पास जोन सा फैक्टर ज्यादा होगा वो उसका इस्तेमाल करके सामान बनाएगा। इसके बाद थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज की बात करें तो ये हमारी एडम स्मिथ जी से जुड़ी हुई है, जिन्होंने बताया कि भैया जिस कंट्री के पास जिस सामान में एब्सोल्यूट एडवांटेज होगा वो उसे बनाएगा, उसे एक्सपोर्ट करेगा। और ये मैचिंग हमें जो देखने को मिलती है ना, ये ऑप्शन नंबर 1 में देखने को मिल जाती है। और मजे की बात यह कि आपको सारे ना भी पता हो, अगर आपको लेट्स सपोज पहला पता है और आखिरी पता है, तो उसमें भी आप आंसर पे पहुंच जाएंगे। तो इसमें आप एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं कि भैया A2 है, D4 है, बाकी ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं और बचता है आंसर ऑप्शन नंबर 1 का। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is the value added service of Exim Bank? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया है जी। काफी पुराना बैंक है, 1980s में बनाया गया था, एक एक्ट के तहत बनाया गया था। अब ये वाला जो हमारा एक्सिम बैंक है, इसके कुछ तो है मेन काम,
कुछ हैं इसके कोर फंक्शंस और कुछ हैं एक्स्ट्रा काम, और इस एक्स्ट्रा काम को आप वैल्यू एडेड सर्विसेज में डाल सकते हो। जैसे आपके बैंक होते हैं ना, कोई भी बैंक है, तो बैंक का कोर काम तो भैया पैसा ही होता है, डिपॉजिट करो लोन लो, ये मेन काम होता है, बट बहुत सारे और भी छुटपुट काम वो कर रहे होते हैं, तो ये सारे वैल्यू एडेड सर्विसेज में आ जाएंगे। अभी एक्सिम बैंक की बात करें तो ऑप्शंस पे नजर डालते हैं। एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन, एक्सपोर्ट प्रोडक्ट डेवलपमेंट, वर्कशॉप एंड सेमिनार, एक्सपोर्ट मार्केटिंग। अब मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी पहले इस सवाल का आंसर याद किया होगा एग्जामिनेशन से पहले, वहीं पे जाके आपने दिमाग लगाया होगा कि यार इसका कोर काम तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ा होगा, है ना। तो एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन, एक्सपोर्ट प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एक्सपोर्ट मार्केटिंग तो इसके कोर काम में आने चाहिए। जो वर्कशॉप सेमिनार है ये इसका कोर काम नहीं है, ये आप वैल्यू एडेड में डाल सकते हो, और इसीलिए करेक्ट आंसर अपना यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 का बन जाएगा। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ फेमा। फेमा बोले तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो यहाँ पे हमारे देश के अंदर फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करने के लिए ये कानून लाया गया था। इससे पहले हमारे पास कानून होता था फेरा, बट 1999 के अंदर यहाँ पे एक नया कानून आया जो कि था फेमा। अब इसको लेकर ये सवाल है जी, आपको डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं और आपको बताना है कौन से करेक्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन रेगुलेट पेमेंट्स टू एंड फ्रॉम अ पर्सन सिचुएटेड आउटसाइड आउटसाइड द कंट्री। तो सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी फॉरेन एक्सचेंज की पेमेंट्स को। होल्डिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया इज रिस्ट्रिक्टेड। अब क्या एक इंडियन इंडिया से बाहर अपनी कोई प्रॉपर्टी रख सकता है या नहीं रख सकता, इसको लेकर बोला जा रहा है कि भैया ये तो रिस्ट्रिक्टेड है, आप नहीं कर सकते, ऐसी बात यहाँ पे बोली जा रही है। फिलहाल आप इसे स्किप कीजिए और आगे बढ़िए। आपको ऑप्शंस पे नजर साथ साथ डाल लेनी चाहिए, क्योंकि आपको आइडेंटिफाई करना है कौन से तीन सही हैं। आपको सारे में से नहीं पहचानना, आपको बस तीन पकड़ने, तीन जो आपको अच्छे लग रहे हैं, सही लग रहे हैं, वो आंसर बन जाएगा। RBI can restrict the transaction from capital account even if it is done by the authorized person। देखो, दो तरीके की ट्रांजेक्शन होती है, करंट अकाउंट की होती है और एक कैपिटल अकाउंट की होती है। तो करंट अकाउंट वाली में नॉर्मली रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहती, बट कैपिटल अकाउंट वाली में रिस्ट्रिक्शंस आपकी रहती हैं। ऑल फॉरेन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस आर टू बी डन थ्रू फेमा ऑथराइज्ड पर्सन। तो आप जो भी फॉरेन ट्रांजेक्शंस कर रहे हैं वो फेमा ऑथराइज्ड वाले लोगों से ही करनी है, तो ऐसा बिल्कुल प्रावधान है। फेमा अप्लाइज टू इंडियन सिटीजन्स लिविंग अब्रॉड। अब फेमा का जो कानून है ना, उसके अंदर हम बात करते हैं पर्सन्स रेजिडेंट इन इंडिया की एंड पर्सन्स रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया की। इसके अंदर सिटीजनशिप वाला फंडा नहीं है, जैसे इनकम टैक्स के अंदर होता है ना रेजिडेंट वाला फंडा, वैसे ही फंडा फेमा के अंदर भी है, तो सिटीजनशिप वाला तो नहीं है। तो अगर आपको तीन सही वाले पहचानने हैं तो देखो, ए वाला बिल्कुल सही है। हाँ, बाहर इमूवेबल प्रॉपर्टी आप होल्ड कर सकते हैं, इसके लिए कुछ कंडीशंस वगैरह फेमो में बता रखी है, तो बी वाला पूरे तरीके से सही नहीं है। आरबीआई रिस्ट्रिक्ट कर सकता है कैपिटल अकाउंट की ट्रांजैक्शंस को, ये भी सही है, और डी वाला भी ऑलरेडी सही है कि फेमा ऑथराइज्ड पर्सन से ट्रांजैक्शंस करना है अपने को। और ई वाला जैसे मैंने आपको बताया सिटीजनशिप का फंडा नहीं है, रेजिडेंशियल स्टेटस का फंडा है फेमा के अंदर। तो करेक्ट आंसर अपने पास बनेगा ऑप्शन नंबर 4, ए, सी एंड डी ओनली। चलिए, तो यहां पे भी हमारे पास सवाल है, डैश इज द रिजल्ट ऑफ द ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस ऑफ नेशंस हेल्ड इन 1944। तो 1944 के अंदर ब्रेटन वुड्स के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हमारी कंडक्ट हुई थी, और इस कॉन्फ्रेंस के तहत हमारे दो इंस्टीट्यूशंस की स्थापना की गई थी, और ये इंस्टीट्यूशन को ब्रेटन वुड्स ट्विंस भी बोला जाता है। अब मजे की बात यह है कि दोनों इंस्टीट्यूशंस ही हमारे ऑप्शंस में देखने को मिल रहे हैं। आईएमएफ और आईबीआरडी ये दोनों हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं। आईबीआरडी जिसे बाद में वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जाना जाने लगा। तो आईएमएफ और आईबीआरडी हमारे ये दोनों आंसर बनेंगे, और इसीलिए ऑफिशियल आंसर की में हमें सेकंड और थर्ड दोनों आंसर करेक्ट यहां पे बताए गए हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। देखो, हमारी जो इकोनॉमीज है ना, आपस में एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर जाती हैं, जुड़ जाती हैं, और अलग अलग लेवल्स पे इंटीग्रेशन चलता है। तो हमें बताना है कि भैया सबसे कम किस में होगा और सबसे ज्यादा किस में होगा, इस ऑर्डर में अरेंज करना है। तो देखो, जब भी आप एक अपना इंटीग्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हो ना, सबसे पहले यू स्टार्ट विद प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, जो कि यहाँ पे नहीं दिया, पीटीए तो नहीं दिया। उसके बाद अपना आता है एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो एफटीए अपने को देखने को मिल रहा है जी, तो सबसे पहले तो ये वाला ही आएगा। बट देखो, इससे आप आंसर तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि तीन ऑप्शंस में ही ऑलरेडी आ रहा है, और तीन ऑप्शंस में आ रहा है तो ये पहला वाला होने तो वाला ही है। इसके बाद अपना आता है जी कस्टम यूनियन,
और कस्टम यूनियन पे आप पहुंच जाते हैं। उसके बाद आप कहीं ना कहीं कॉमन मार्केट की तरफ जाते हैं, जहां पे आप अपने जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनकी मूवमेंट जो है उसको थोड़ा सा अलाउ कर देते हैं। इसके बाद एक पूरा इकोनॉमिक यूनियन बन जाता है कि आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज जो हैं उसके अंदर भी कोऑर्डिनेशन होता है। और लास्ट में आपका पॉलिटिकल यूनियन, आप कह सकते हैं एक तरीके का संपूर्ण यूनियन, संपूर्ण कोऑर्डिनेशन यहाँ पे हमारे को देखने को मिल जाता है। तो अगर आप ये सीक्वेंस बिठाने की कोशिश करेंगे तो ये सीक्वेंस अपने को ऑप्शन नंबर 1 में देखने को मिल रही है, तो ये करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉनेटरी मेजर फॉर करेक्टिंग डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो देखो जी, जब भी हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम आ जाता है, यानी कि हमें लग रहा है कि हमारा पैसा बाहर ज्यादा जा रहा है और बाहर से फॉरेन एक्सचेंज कम हमें देखने को मिल रहा है, तो एक डिसइक्विलिब्रियम है। और इस डिसइक्विलिब्रियम को आपको सुधारना है, करेक्ट करना है, तो आप अलग अलग मेजर्स लेंगे। और इन मेजर्स को दो में डिवाइड कर लिया जाता है नॉर्मली, एक होते हैं आपके मॉनेटरी मेजर्स और एक होते हैं नॉन मॉनेटरी मेजर्स। अब मॉनेटरी मेजर्स जो हैं वो जनरली प्ले करते हैं आपके एक्सचेंज के रेट से। जैसे अगर $1 जो है, अगर मैं कहूं 80 रुपए का है, तो इस रेट से प्ले करने की कोशिश करेंगे, इसे कम ज्यादा घटाने बढ़ाने की कोशिश करेंगे डिसइक्विलिब्रियम को अफेक्ट करने के लिए। नॉन मॉनेटरी मेजर्स एक्सचेंज रेट को नहीं छोड़ेंगे, वो और चीजों पे फोकस करेंगे कि कैसे अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं, एक्सपोर्ट प्रमोशन हम कैसे कर सकते हैं, इंपोर्ट्स को कैसे कम से कम कर सकते हैं, कैसे इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन वगैरह लगा सकते हैं। तो ऐसी कुछ चीजें वो यहाँ पे करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें मॉनेटरी कॉन्ट्रैक्शन की, तो पैसे की कॉन्ट्रैक्शन, पैसे की एक्सपेंशन, ये तो प्योरली मॉनेटरी मेजर ही होगा। डीवैल्यूएशन, ये आपके एक्सचेंज रेट को आप छेड़ रहे हैं। एक्सचेंज कंट्रोल, इसमें भी कहीं ना कहीं आप एक्सचेंज को छेड़ रहे हैं। अबॉलिशन ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटीज, तो एक्सपोर्ट ड्यूटीज को आप अबॉलिश कर रहे हैं, तो ये मॉनेटरी नहीं है, आप एक्सचेंज रेट वगैरह पर फोकस नहीं कर रहे, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जो ड्यूटीज हैं उनके ऊपर फोकस कर रहे हैं, और ये मॉनेटरी में नहीं आएगा। तो क्लियरली आप एलिमिनेशन कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर 4 यहां से बाहर हो जाएगा और अपना आंसर यहां पे बन जाएगा। चलिए, तो यहां पे हमारे पास अब सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज। तो इंटरनेशनल ट्रेड की जो थ्योरीज हैं सभी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज की बात हो रही है। ये थ्योरी हमें दी थी डेविड रिकार्डो ने, और ये थ्योरी के अंदर प्यारे दोस्तों क्या खूबियां हैं उन्हें देखने की कोशिश करते हैं। तो हमें पहला पॉइंट दिया हुआ है, देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो ऐसा अजम्पशन यहाँ पे जरूर लिया जाता है। देयर आर 2 कंट्रीज 2 कमोडिटीज एंड 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये वाला जो पॉइंट है ये वाला गलत हो जाता है, क्योंकि ये जो मॉडल है इट इज 2 into 2 into 1। दो कंट्रीज हैं, दो कमोडिटीज हैं, बट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन केवल एक ही है, यानी कि केवल लेबर की ही बात यहाँ पे की जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला सी वाला सही हो जाएगा। एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की अजम्पशन रहती है, कंट्रीज आर कैपिटल इंटेंसिव ओनली, ये अजम्पशन सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेनली लेबर को ही एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कंसीडर करते हैं। तो हमारे पास ए, सी और डी तो करेक्ट अजम्पशंस है, बट हमसे पूछा जा रहा है नॉट दी कैरेक्टरिस्टिक्स, हमें गलत वाले बताने हैं जी यहाँ पर। तो गलत वाले हमारे पास बी और ई होंगे, बट कोई भी ऑप्शन हमें नहीं मिल रहा है ऐसा जो बी और ई को बता रहा है, इंक्लूड कर रहा है। और इस क्वेश्चन का कोई फाइनल आंसर एनटीए ने भी नहीं दिया, इस क्वेश्चन को फाइनली ड्रॉप कर लिया गया था। ये क्वेश्चन का जो आंसर है ये नॉट वर्ड के कारण यहाँ पे ऑप्शंस में नहीं बन पाता, और एग्जामिनर ने शायद क्वेश्चन सही से नहीं फ्रेम किया, और इसीलिए इसे फाइनली ड्रॉप कर दिया गया था। चलिए, तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे अगला सवाल है मैथ्स द फॉलोइंग का, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 हमें यहाँ पे दे दी है। लिस्ट 1 में कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं और लिस्ट 2 में उनके ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है, तो कौन सा इंस्टीट्यूशन कब बना ये आपको बताना है। तो यूएनसीटीएडी सबसे पहला आपको दे रखा है। आज की डेट में इसका नाम थोड़ा बदल चुका है, इसे यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के नाम से पुकारा जाता है। और ये जो बना था हमारा दोस्तों, ये 1964 के अंदर बनाया गया था, और इसीलिए ए को आप 3 से मैच कर सकते हैं। डब्ल्यूटीओ को कौन नहीं जानता, 1 जनवरी 1995 इसका हैप्पी बर्थडे होता है, गैट को इसने रिप्लेस किया था। इसके बाद हमारे पास नाफ्टा दिया हुआ है। देखो, नाफ्टा आज की डेट में फंक्शनल नहीं है, नाफ्टा को 2020 के अंदर यूएसएमसीए, यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट ने रिप्लेस कर दिया। 94 में वैसे ये बना था। एशियान की बात करें तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है, 1967 में इसे बनाया गया था, और ये मैचिंग अपने को ऑप्शन नंबर 2 में देखने को मिल रही है, तो ये करेक्ट आंसर बन जाएगा। बट इन इंस्टीट्यूशंस के बारे में आपको और ज्ञान होना भी जरूरी है। जैसे अभी मैं आपसे एक सवाल देता हूं आपको कि इन इंस्टीट्यूशंस में इंडिया किस किस का मेंबर है, ये आपको बताना है, तो आप कमेंट करके अपना आंसर जरूर बताइएगा। चलिए, अगला सवाल है जी हमारे पास, चूज द करेक्ट सीक्वेंस दैट रिप्रेजेंट्स द क्रोनोलॉजी ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। तो हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम का जो इवोल्यूशन हुआ था
उसको लेकर आपको क्रोनोलॉजी अरेंज करनी है कि सबसे पहले क्या हुआ था, फिर उसके बाद क्या हुआ, इस तरीके से अरेंज करना है। देखो, सबसे पहले तो आपके गोल्ड स्टैंडर्ड कहीं ना कहीं आए थे, उसके बाद बीच में कहीं ब्रेटन वुड्स होगा और लास्ट में जाके यूरोपियन यूनियन आना चाहिए। और ऐसी सीक्वेंसिंग अगर आप बनाने की कोशिश करेंगे तो मेरे हिसाब से बना लेंगे। फिलहाल अगर मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं तो आपका सबसे पहले ये क्लासिक वाला गोल्ड स्टैंडर्ड है, और ये क्लासिक वाला गोल्ड स्टैंडर्ड जो फिजिकल गोल्ड पे बेस्ड रहता था, ये आपका सबसे पहले हमें देखने को मिला था। ये आपका 1880 से लेके 1900 के स्टार्टिंग तक आपको देखने को मिला था, तो ये आपका सबसे पहले आएगा। इसके बाद इसके अंदर कुछ फेरबदल किए गए और इसे बना दिया गया गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड। फिर आया हमारे पास ब्रेटन वुड सिस्टम, जो 1944 के अंदर कॉन्फ्रेंस हुई थी, आप सभी जानते हैं। 1944 से 71 तक ये सिस्टम हमारा चला था। और इसके बाद प्यारे दोस्तों हमारे पास ये लोवरे अकॉर्ड जो है वो साइन हुआ था, और ये वाला जो अकॉर्ड है 1987 के अंदर साइन हुआ था, ताकि इंटरनेशनल करेंसीज को थोड़ा सा स्टेबलाइज किया जा सके। और लास्ट में यूरोपियन यूनियन है जी, यूरोपियन यूनियन आप जानते हैं 1990s में बना था। और ये सीक्वेंसिंग हमारी जो देखने को मिल रही है ऑप्शन नंबर 4 के अंदर प्यारे दोस्तों देखने को मिल रही है, सो दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये थी आज की हमारी डिस्कशन यूजीसी नेट जनवरी 2025 एग्जामिनेशन के ऊपर। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।